नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे जैसे भारतीय अवाम ताकत दल का ये प्रयास, ये अभियान YouTube के संदेश के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम जो है इसमें शामिल हो रही है, शरीक हो रही है और भारतीय एकता को आगे बढ़ा रही है, मजबूत कर रही है। वैसे वैसे ये समाज में विखंडन करने वाली जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी वो सामने नहीं आ रहे हैं और भारतीय अवाम ताकत दल का नाम लेने से वो परहेज इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनकी एक रणनीति का हिस्सा है और मीडिया स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि नाम लेते ही इसका कई गुना प्रचार और बढ़ जाएगा। ये उनकी सोच और रणनीति में है। तो लेकिन उनके जो सिखाए पढ़ाए छुट भैये जो भारतीय अवाम ताकत दल से बात करते हैं उससे उनकी मानसिकता का एक नमूना मिलता है। तो उन्हीं नमूनों का परिचय या उन्हीं नमूनों पर कुछ चर्चा वो की जाएगी ताकि इसी से पता चलेगा कि उनकी मानसिकता क्या है। यानी वैसे तो शुद्धता ये विखंडनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय एकता से यदि किसी को तकलीफ हो रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ये जरा समझे कि ये एक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके देश में जो है उसको चुनावी मुद्दा बना करके वोट बटोर रहे हैं, सत्ता हथिया रहे हैं, सत्ता नशी हो रहे हैं और सत्ता का भोग कर रहे हैं राष्ट्रवाद के। अब ये राष्ट्रवादी लोगों को भारतीय एकता से ही तकलीफ हो रही है। हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इन भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछे कि क्या आपके राष्ट्रवाद में भारतीय एकता के लिए कोई स्थान नहीं है क्या, और तकलीफ क्यों हो रही है। अच्छा, और बात सिर्फ तकलीफ तक ही नहीं है, यानी क्या उनकी भावना है, इनके छुट भैये कभी कभी वो व्यक्त करते हैं। कभी बोलते हैं
यानी भारतीय आवाम ताकत दल को एकता के कुत्ते, क्या बोलते हैं, एकता के कुत्ते। और कभी अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे योगी का क्या होगा, हमारे मोदी का क्या होगा। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद मोदी मिले हैं, एक हिंदू राजा, या वो राजा बोलते हैं, हालांकि उनको ये भी मालूम नहीं कि राजा वजा सब चले गए। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है, जो शासक जो है वो जनता चुनती है, इसलिए वो जनसेवक होता है, वो राजा वजा नहीं होता है। तो लेकिन वो राजा बोलते हैं कि राजा मिला है हिंदू, वो हजारों वर्ष की तपस्या के बाद। तो इस तरह का वो तर्क देते हैं। अब बताइए, यानी हिंदू, कई बार बोला गया है कि अब मैंने वो हिंदू होने पर, अपने मुस्लिम होने पर, अपने को ईसाई होने पर, अपने को सिख होने पर, या ब्राह्मण या क्षत्रिय या यादव या कोई और होने पर, ये इस एहसास को छोड़ना पड़ेगा, इस एहसास को छोड़ना पड़ेगा। एहसास हमारा होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, न कि हम हिंदू हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में फैलाया गया है, एक तो मैंने अधिकांश का जो इनका मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो तो सरेआम वो मुख्यमंत्री भी है, और कहता है कि इनकी गर्व से मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। कोई उससे नहीं पूछता है कि भाई, जिस भारत के संविधान की शपथ लेकर के आप जो है मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आप आसीन हैं, वो भारत का संविधान सिर्फ आदेश देता है कि हम सभी भारतवासी, हम सभी भारत के लोग जो है वो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय हैं। किस आधार पर आप बोलते हैं कि गर्व से हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं? तो इसलिए कई बार भारतीय जनता ताकत दल ने ये बात उठाई है और मांग भी करती है श्री मोदी जी से कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर लो। तो ये तर्क देते हैं उसके छूट भैया कि ये कोई हिंदू राजा आया है, और कभी उनका तर्क ये होता है कि हम इतना जनता को लालच दे देंगे और कि सारा आधार जो है वो समाप्त, सारा भारतीय जनता ताकत दल का आधार वो समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक कि जनता को लुभाने का, लालच देने का सवाल है, ये भी सुनने में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में ये लालच देने की बात कर रही है कि हम मकान बना के देंगे। समाजवादी पार्टी कहते कि साथ वो कह रही है कि 1-1 तोला सोना देंगे लोगों को, और इसी प्रकार के तब तक ये पहुंच गया आम आदमी पार्टी का केजरीवाल उत्तर प्रदेश में, वही जो दिल्ली वाला फार्मूला सोचा था कि दिल्ली में कामयाब हो गया तो हर जगह कामयाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी कामयाब हो जाएगा, तो फ्री बिजली और फ्री पानी। देखिए, इस तरह का जो लॉलीपॉप कहते हैं इसको अंग्रेजी में, लॉलीपॉप या झुनझुना या रेवड़ीबाजी या प्रलोभन, ये शुद्ध रूप से यदि इसको समझना है तो शुद्ध रूप से ये बहेलिया हैं। बहेलिया आप समझते हैं ना, बहेलिया जो कि दाना फेंक करके यानी भोली भाली चिड़ियों को, पक्षियों को
या परिंदों को अपने जाल में फंसाते हैं, जाल में फंसा करके फिर उन्हीं पक्षियों का वो शिकार करते हैं, बहरिया। तो ये जितने भी प्रलोभन देने वाले हैं, झुंझुना देने वाले हैं, लालीपाप देने वाले हैं, रेवड़ी बांटने वाले हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, एक तोला सोना, लैपटॉप बांटेंगे, फ्री टीवी बांटेंगे, वो बना के घर देंगे, जो भी है, इनको शुद्ध रूप से मानिए कि ये राजनीतिक बहेलियां हैं जो भोली भाली हमारी जनता, भोली भाली जनता, मैंने पक्षी रूपी जनता, हमारी भोली भाली पक्षी या परिंदा रूपी जनता को अपने जाल में फंसा करके फिर उनका शिकार करते हैं और उनकी हत्या करते हैं। इनको शुद्ध रूप से इसी रूप में वो समझा जाना चाहिए। और या सच्चे रूप में तो यह है कि जिस किसी भी राजनीतिक दल के पास शासन प्रशासन के जरिए शुद्ध रूप से अच्छी चीज़ें जो कि शासन के द्वारा सबके लिए जो है वो कुछ देने को नहीं होता है, वही इस तरह की हरकतों का ये सहारा लेते हैं। क्योंकि ये हमारी आवाम को सिवाय विखंडन के, सिवाय जातिवाद के, सिवाय माफिया के, सिवाय माफिया राज के, सिवाय गुंडा राज के, सिवाय जो है वो दादागिरी राज के, सिवाय वो रंगदारी राज के, यह हमारी आवाम को शासन प्रशासन के जरिए इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते। इसीलिए ये पार्टियां हमारे जो भोली भाली जो जनता है, हमारी जो भोली भाली आवाम को जो है वो इसी तरह की रेवड़ी, इसी तरह का झुंझुना लालीपाप और इसी तरह का प्रलोभन दे करके अपने ये सत्ता हथियाने के जाल में फंसा करके फिर हमारी उसी भोली भाली वो परिंदा रूपी या पक्षी रूपी आवाम को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर इसके बाद उनका शिकार करते हैं और उनकी हत्या करेंगे। इस तथ्य को, इस हकीकत को, इस कड़वी हकीकत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें। भारतीय जनता दल इन रेवड़ी बाजी की हरकतों की बात ही नहीं करता। उसका ये मानना है, उसका स्पष्ट ये सिद्धांत है कि शासन प्रशासन के द्वारा हम अच्छी से अच्छी चीज़ जो है, खास करके हम विशेष करके कि हम अपनी आवाम को भारतीय नागरिक की इज्जत और प्रतिष्ठा बख्शते हुए उनको किस तरह से सेवा देनी है, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना है और उनको राहत पहुंचानी है। सिर्फ शासन प्रशासन का जो उपकरण है उसी के द्वारा। और कोई वो न कोई रेवड़ी है, न कोई झुंझुना है, न कोई लालीपाप है और न कोई प्रलोभन है। और ये प्रलोभन देने वाले एक बात और, जैसे ये केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी और एक वो तोला सोना, लैपटॉप बांटना, फ्री टीवी देना, वो और भी इस तरह के जो प्रलोभन है, कोई भी इस तरह का जो ये विखंडनकारी ताकतें हैं, कोई भी अपने जेब से नहीं देगा, अपने घर से नहीं देगा। उसका भार फिर अंततोगत्वा हमारे आपके सिर पर ही आएगा। तो इस तथ्य को भी, इस कड़वी सच्चाई को भी जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम बहुत अच्छी तरह से समझ ले। तो ये राजनीतिक पार्टियों के जो सिखाए पढ़ाए छुट भैया आकर के जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से जो बात करते हैं,
तो उनकी बात करने के नमूनों से जो उनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है वो इस प्रकार है। अभी कुछ वो बताया गया था। उसके अलावा ये भी है कि कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बदल दिया। जैसे बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री कहाँ बदला, वो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बदलते रह गए। गुजरात में पूरा यानी मंत्रिमंडल ही वो बदल दिया। कर्नाटक में बदल दिया। तो मुख्यमंत्री बदलने से या पूरा मंत्रिमंडल बदलने से जनता पर असर क्या होगा? वो जो संगठन तो वही है ना, संगठन वही है, संगठन का चरित्र वही है, बीजेपी का चरित्र वही है कि राष्ट्रवाद का मुखौटा और फिर जनता के साथ जो है वो विश्वासघात, और राष्ट्रवाद का मुखौटा और जनता के साथ विश्वासघात और कपट और छल, और फिर मोदी जी का ऊंचे मन से ये उपदेश, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको बड़े ये जो कपट छल है बीजेपी का कि जब भी कोई संकट पड़ता है, अब और हमारी आवाम ने देखा है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने देखा है, जब कोरोना काल का जो भीषण समय था, तो हमारे यही दिल्ली में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य माने राज्यों के जो गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन थे, उनको ये गद्दार केजरीवाल के हवाले छोड़ दिया। और इस गद्दार केजरीवाल ने इनको भोजन कराने के लिए जो केंद्र सरकार से जो फंड मिला था 3,000 करोड़, उसको हड़पने के लिए, उसको खा जाने के लिए हमारे इन्हीं मजदूर भारतीय भाई बहनों को उस कोरोना के संकट के दौरान मजबूर किया दिल्ली से बाहर करने के लिए। क्या साजिशें इसने की कि इसका कोई एमएलए है राघव चड्ढा के द्वारा जो है झूठा व्हाट्सएप और वो इसी तरह का वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग और अपने अधिकारियों के द्वारा जो है वो लाउड स्पीकरों के द्वारा घोषणा, और कहीं तो जो है उनको उनके मकान जहाँ रहते थे तो उनके मकान मालिकों का बिजली पानी काट करके यानी उनको बाहर निकलवाना, इस तरह की जो है नीच हरकतों के द्वारा जो है हमारे उन गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों को, जिनको कोरोना के संकट में मैंने वैसे भी और मानवीय आधार पर जो है सहायता की जानी चाहिए थी, और विशेष करके इसी के लिए केंद्र सरकार से उस केजरीवाल, गद्दार है ये, तो केजरीवाल इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, तो केंद्र सरकार से इसको 3,000 करोड़ रुपया जो मिला था उसको खा जाने के लिए, उसको हड़पने के लिए हमारे इन्हीं मजदूर भारतीय भाई बहनों को कोरोना के संकट में ये बाहर किया दिल्ली के, और वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन मैंने सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। उसमें हमारी बच्चियां, बहुएं, वो भी चलने को मजबूर हुई। कई गर्भवती हमारी बच्चियां और बहुएं, उनकी मृत्यु भी हो गई।
ये सब जो है मोदी जी जानते थे कि गद्दार बैठा हुआ है ये केजरीवाल, इसको इन्होंने बर्खास्त नहीं किया। यानी हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को इतनी सारी तकलीफें ये दिलवाए और वहीं पर सारी सुविधाएं और सारी सहूलियतें जो है इस गद्दार इस राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को देश के खिलाफ गद्दारी करने का पूरा मौका दे रहे हैं। तो तमाम इस तरह की उनकी करतूतें हैं और दृष्टांत हैं कि ये बिल्कुल आवाम विरोधी हैं और आवाम के साथ झूठा कि यह राष्ट्रवाद है। और उनके लोग जो गिनाते हैं कि हमने उज्ज्वला के जरिए जो सिलेंडर मैंने वो गैस का चूल्हा दे दिया, हाँ, और सौभाग्य और सौभाग्य योजना के तहत जो है बिजली का वो कनेक्शन दे दिया, शौचालय दे दिया और मकान के लिए पैसा दे दिया। लेकिन जो व्यवहार आपका है धोखेबाजी का, सीए पर देश ने देखा होगा कि जो इन सबों ने एक तबका राजनीति का एक तबका जो है वो हमारे वो भड़काया। सोनिया गांधी इसी रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को उसने आह्वान किया, खुलेआम आह्वान किया कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से एक वो इंसाइटमेंट था, उकसावा था, भड़कावा था कि हिंसा करो, तोड़फोड़ करो, आगजनी या आग लगाओ बसों में और देश को अस्थिरता में झोंको। सरेआम ये बोली थी सोनिया गांधी। और इसी तरह का भाषण जो है ये गद्दार राहुल भी किया था, प्रियंका ने भी किया था। लेकिन मोदी जी ने इन देश के गद्दारों को, दुष्टों को बचा लिया। और फिर हिंसा जो हिंसा वो करवाई किसने? केजरीवाल अपने अमानतुल्लाह के द्वारा और ताहिर हुसैन के द्वारा। तो जब ये चीजें प्रकाश में आई कि भाई कि अमानतुल्लाह है और ताहिर हुसैन है, हालांकि जो दूसरी बात हिंसा भड़की थी दिल्ली में, जो कि केजरीवाल ने ताहिर हुसैन के जरिए जो हिंसा करवाया था उसने, वो बहुत घिनौनी थी हिंसा जो आग लगाई गई थी। और एक वो आईबी अफसर था, वो अंकित शर्मा साहब, उसको 450 से अधिक चाकुओं से उसको खींच करके घर में मारा गया। ये सारे जो है वो एजेंट या तत्व जो है वो गद्दार केजरीवाल के थे। लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी जी ने सिर्फ अमानतुल्लाह को और ताहिर हुसैन को, इन्हीं को लटकाया। और जिसके एजेंट थे और जिसने करवाया केजरीवाल को मोदी जी ने बचा लिया। तो इस प्रकार जो है ये जनता के साथ, भारतीय आवाम के साथ ये धोखा और विश्वासघात करते हैं, गद्दारी करते हैं। और ऊपर से ये बोलते हैं कि सबका साथ है, सबका विश्वास है। कैसे होगा वो बताइए ना। इनकी इन्हीं करतूतों को देख करके कोई वो किसी फिल्म का
एक गाना है, पता नहीं वो फिल्म शायद इज्जत फिल्म है या शायद कोई है, कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, जरा इसको बहुत गौर से जरा सुनिए। वो और बहुत ये सटीक गाना शायद ये सटीक गाना शायद इसी जो मोदी जी जो धोखा दे रहे हैं हमारे भोली भाली आवाम के साथ, वो काफ़ी लागू होता है। तो वो गाना शायद है कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। फिर से सुनिए कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। तो ये मोदी जी हैं। पूरी आवाम दुखी है। ये देश के गद्दारों को, देश के डकैतों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि जिन लोगों ने देश पर डकैती डाली, जिन्होंने देश को लूट करके मैंने वो कुछ करोड़ नहीं, यानी लाखों माने सैकड़ों लाखों करोड़ या करोड़ काला धन जो है विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा कर दिया। उन्हीं डकैतों को जो है ये मोदी जी उन्हीं को बचा रहे हैं, उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं। और वो देश के गद्दार भी हैं और देश के खिलाफ गद्दारी करने का पूरा मौका दे रहे हैं और सारी सुविधाएं और सारी सहूलियतें उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये कभी भी आवाम के नहीं है, ये स्पष्ट जानिए। तो वो गाना बिल्कुल माने काफ़ी हद तक, काफ़ी अंश तक जो है ये लागू होता है कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात कहें वो बैठी सजी सभाओं में। तो ये ऊंचे बैठ करके बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। कैसे होगा बताइए? इनके ऊपर विश्वास जो है वो गद्दार राहुल कर सकता है। गद्दार जो है वो ये जो वामदल वाले वो कर सकते हैं। और उन्हीं का विश्वास भी है और उन्हीं का साथ भी है, जनता का नहीं है। जनता को तो ये छल से, इनका राष्ट्रवाद छली है और कपटपूर्ण है, वोट बटोर है। और धीरे धीरे ये वो जनता वो समझ रही है इस बात। ऐसे लोग ही तो जो है वो रेवड़ी बांटते हैं, झुंझुने बांटते हैं, लॉलीपॉप लॉलीपॉप देते हैं। तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए चुटभैये कुछ ऐसे भी तर्क वो देते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है क्या करना चाहते हैं, वो सबको हटाना चाहते हैं, सबको मिटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, वामपंथियों को भी, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी इतनी बार समझाया गया और समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भगत सिंह ने क्या बोला था। भगत सिंह ने इस देश से सफ़ेद अंग्रेजों को भगाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। और इस धार्मिक या पांथिक प्रपंचों से दूर रहने के लिए ही, ताकि वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के यानी देश के लिए जो है वो कुर्बानी दे सकें, इसलिए वो नास्तिक बन गए थे। और वो नास्तिक क्यों बने थे, इस पर उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था कि व्हाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों बना। तो उस पुस्तक में शहीद आजम भगत सिंह ने ये स्पष्ट किया है कि हम कुर्बानी दे करके, अपनी जान दे करके इस देश पर जो काबिज हुए गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, सफ़ेद अंग्रेजों को भगा देंगे,
लेकिन हमारे इसी देश के जो काले अंग्रेज हैं, इनको भगाने की जिम्मेदारी यानी जो है वो इस आवाम की है, उस पीढ़ी की है। तो इसलिए शहीद आजम भगत सिंह के ही आदेश को भारतीय जनता दल बता रहा है, ये काले अंग्रेज है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खतरनाक किस्म का काले अंग्रेज है। समाज में जो है ध्रुवीकरण, वो हिंदुत्व के नाम पर कि सभी हिंदू लोग अपनी रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बीजेपी को वोट करें। ये सबसे खतरनाक जो है वो काले अंग्रेज की वो करतूत है ये। और उन्हीं के समतुल्य ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चरखा चौकड़ी काकस, ये तो सबसे खतरनाक जो है ये वो काला अंग्रेज है ये। और भी समाज में जो विखंडन करने वाली ताकतें हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, जेडीएस, बहुजन समाज पार्टी, ये शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, अकाली, सभी जो है समाज में विघटन कर दिया। अकालियों को देख लीजिए, अकालियों में तमाम जो है खालिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्द मिलेंगे इसमें। तो इन्हीं का नाश करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह का ये आदेश है। शहीद आजम भगत सिंह का ये आदेश है कि इनको समाप्त करना, नंबर 1। दूसरा कि समाज में जो जातिवाद का जहर फैला करके और जातिवाद के आधार पर जो है जातिवाद का जहर, जातिवाद की गंदगी फैला करके समाज में विघटन पैदा करके, नफरत पैदा करके, और इतना ही नहीं, इनमें जातिवादी चलाएं ये बात नहीं, फिर जब सत्ता इनको मिल जाती है तो फिर गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का राज, रंगदारी का राज, ऐसे लोग जो ये माने वो उसमें रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, और इसी तरह के वो राजनीतिक तंजीमें हैं, संगठन हैं जो कि इस समय भारत की राजनीति में छाए हुए हैं। तो इसी को वो भारतीय जनता पार्टी वाला पढ़ाया हुआ छुट भैया वो तर्क दे रहा था भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कि भाई ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि सभी तरह के लोग आगे बढ़ें और सभी तरह के लोग जो है इसमें फले फूलें। यानी जो वो सिखाया पढ़ाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, जो कि इस तरह का तर्क दे रहा था, वो निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता पर तरस आता है जो कि ये कहता है कि भारतीय राजनीति में वो जातिवाद फैलाने वाले और जातिवाद का जहर फैलाने वाले, जातिवाद का स्थान, अच्छा जातिवादी नहीं, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद, प्रांतवाद, जो भी है, इसके आधार पर बने नफरत और जहर और भेद विभेद फैलाने वाले, और यही नहीं फिर वही हिंसा, जिसे टीएमसी है उसमें सभी अवगुण हैं। वो जातिवादी भी है, घोर सांप्रदायिक भी है, और हिंसक तत्व हैं, और दादागिरी। तो इस तरह से जो हमारे भारतीय समाज को चोट वो पहुंचा रहे हैं,
हमारे भारतीय समाज को विखंडित करने का जो ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तो ये कभी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हो नहीं सकते। तो इतनी छोटी सी समझ, इतनी मोटी सी समझ पर भी जो है क्या 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 मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ऐसे लोगों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इन्हीं के बढ़ने से स्वस्थ लोकतंत्र जो है की पहचान है। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान ये है, भारतीय जनता पार्टी जरा समझ ले कि भाई जो कि देश की सोच है, जो कि पूरे समाज की सोच है, देश का भला कैसे हो, देश जो है वो सुरक्षित कैसे हो, हमारे जो गरीब मजलूम और आम भारतीय भाई बहन जो जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं उनकी तकलीफ कैसे दूर हो, इस पर वो बात करें और ये पेश करें। ये नहीं कि झुनझुना और लालीपाप देकर उनको फंसा करके फिर इस तरह से जो है जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर भारतीय समाज को कमजोर करे और जब उसको शासन मिल जाए तो इस तरह का गंदगी जो है वो गुंडा राज, माफिया राज, दादा राज और वो रंगदारी राज चलाए। तो ये कदाप किसी भी रूप में जो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान या उसका नमूना या उसका द्योतक हो नहीं सकता। इसीलिए यानी भारतीय जनता पार्टी की सोच पर जो है भारतीय जनता के दल को तरस आता है। और ये सब वो तर्क देते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बदल दिया और इसके बाद अब ये एक लॉलीपॉप देने का और तरीका ये वो सोचे हैं, ये सब बात कर रहे हैं कि हम जो है हर एक जाति से, यानी जब इनको सत्ता मिल जाएगी, हर एक जाति से मैंने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, चचर पचपच। सवाल इस बात का है कि आप एक उप मुख्यमंत्री बनाइए या सैकड़ों उप मुख्यमंत्री बनाइए, इससे फर्क क्या पड़ता है? यानी लागू करने वाले, सेवा करने वाली तो जो है वो सरकारी मशीनरी है, लागू करने वाली नीतियों को लागू करने वाली और सेवा करने वाली जो है अधिकारियों और कर्मचारियों का जो तंत्र है वो करता है। तो उप मुख्यमंत्री चाहे एक रहे चाहे 10 रहे, और संगठन तो वही है ना, पार्टी तो वही है जिसका चरित्र जो है वो आवाम को मालूम है। तो ये हमेशा सिर्फ जातिवाद की बात करेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि ये हर वक्त जो है वो यानी संविधान विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी वाली बात वही ला करके और उसी का लॉलीपॉप, उसी का प्रलोभन, और शायद वो प्रलोभन इस आधार पर देते होंगे, इसको समझने की जरूरत है कि उनके दिमाग में अभी बैठा हुआ है कि हमारी आवाम अभी भी जातिवाद के प्रलोभन में फंस सकती है। लेकिन अपनी भारतीय आवाम से ये दरख्वास्त है कि आप सभी लोग अपने को भारतीय मानिए, वो जाति का अटैचमेंट छोड़ दीजिए, चूंकि और इनको करने दीजिए। जिस वक्त आप अपने को भारतीय मानेंगे, सारा इनका हथकंडा कि जात के आधार पर जो है वो आरक्षण देंगे, जात के आधार पर जो है यानी वो मंत्री बनाएंगे हैं, जात के आधार पर जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, सारा इनका हथकंडा जो है वो बेकार हो जाएगा। कब? जबकि हम अपने को एक भारतीय के रूप में अपने को समझते हुए वैसा व्यवहार करें, वैसा बर्ताव करें
और आपसी आपसे आपसी प्रेम और आपसी अखलाक मोहब्बत कायम करें। जरूरत इसी की बात है, और यही बात जो है भारतीय जनता दल बार बार कई तरीकों से इसको बता रहा है, समझा रहा है और विनती कर रहा है। तो इनके यानी इनके जो है उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ा देने से वो भी जाति के आधार पर कोई जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि जो इनकी या विखंडन की जो करतूत है और घिनौनी करतूत है समाज विरोधी, उसी को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जैसा कि बताया गया है कि ये मीडिया भी कितना अवाम विरोधी है और देश का गद्दार है, ये देश विरोधी है। पंजाब की जो घटना है जिसमें कि वो अमरिंदर सिंह को बदल करके कोई शायद चरणजीत सिंह चन्नी, अब इसी को दिखा रहे हैं। देखिए इनकी मानसिकता क्या कि वो दलित समाज का है। सवाल इस बात का है कि यदि हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन यदि ये मान लें कि हम सभी भारतीय हैं, और देखिए और भारतीय अवधारणा में, अपने सोच में, अपने व्यवहार में न कोई दलित है, न कोई गैर दलित है, न कोई अल्पसंख्यक है, न कोई बहुसंख्यक है। तो इस तरह का इसका भी जो हथकंडा है जीएनपीसी का कि हमने दलित को बना दिया। हालांकि दलित शब्द जो है वही गद्दार इंदिरा गांधी ने यानी इस शब्द का वो शुरुआत की थी, तभी से जो है दलित और गैर दलित। तो ये सब जीएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप पार्टी है। हमेशा जो है इस समाज को विखंडित करने वाले कि भाई ये दलित हैं, ये गैर दलित हैं। कभी भी यानी हमारे जो देशवासियों को इसने भारतीय नहीं माना, भारत जो है भारतीय नागरिक नहीं समझा। हमेशा जो है अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकवाद की ही राजनीति इसने की है। कुछ लोग कहते हैं तुष्टीकरण, हालांकि तुष्टीकरण तो है नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कि तुष्टीकरण इसने किया, लेकिन देश को जानना चाहिए कि जिस प्रकार मोदी जी वो बोले कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये, और इसके आधार पर किस तरह से वो आवाम को छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उसी प्रकार जो है वो तुष्टीकरण भी है। तुष्टीकरण का नाम तो दिया गया है, लेकिन हमारे उसी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके साथ कितना बड़ा छल किया इसने, इसे जीएनपीसी ने। ये इसके कई नमूने हैं, कई उदाहरण हैं। उसका एक नेता कहता है कि ये मुसलमान, जब देखिए सिर्फ कहने पर मत जाइए, उनके इन वक्तव्यों से उनकी मानसिकता को समझिए कि उनकी मेंटालिटी क्या है। तो यानी जिसके लिए ये बीजेपी बदनाम करती रही कि इनका तुष्टीकरण यानी मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, उसका नमूना जरा देखिए कि वही जीएनपीसी का नेता कहता है कि ये मुसलमान यदि गटर में रहना चाहें तो गटर में ही पड़े रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये मानसिकता जरा देखिए। और उसी जीएनपीसी का एक यानी इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज का ही था ये नेता सलमान खुर्शीद, वो कह रहा है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। और इसके अलावा एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, और वो सच्चर कमेटी इन्हीं जीएनपीसी वालों ने ही जो है गठित की थी। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप लोग देख लीजिए। वो ये कहती है कि जिनसे ये वोट जीएनपीसी
जिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वोट लेती रही, उनको इन 60-70 सालों तक जो है सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब और सबसे अशिक्षित और सबसे बेरोजगार और बोले और कहीं कहीं बोला कि उनकी हालत जो हमारे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात भारतीय भाई बहनों से भी उनकी हालत बदतर है। ये है तुष्टीकरण की असलियत। ये हमारे पूरे देश के भारतीय अवाम जान ले और अपना जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना दिमाग, अपना दृष्टिकोण साफ कर ले इससे। उसी प्रकार दलित का ये जो रट्टा मारती है जेएनपीसी, ये कभी भी हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन है उसका कभी भी ये जो है वो हितैषी है नहीं। 60-70 सालों तक ये सत्ता में रही और हमारे गरीब और भारतीय भाई बहनों को उस स्थिति से न निकाल करके एक लुभावना और प्रलोभन फंसाने वाला मनरेगा, पहले तो जो है वो पहले तो उसका नाम था नरेगा और बाद में वो मनरेगा हो गया। वो गांधी महोदय का नाम उसमें जुड़ गया उसमें। तो मनरेगा के जरिए गड्ढे खुदवाना, ये देश के लिए शर्म की बात है और इसी जेएनपीसी को डूब करके मर जाना चाहिए कि 60-70 सालों के बाद भी उनको उस स्थिति से निकाल करके, जबकि हमेशा गरीब की माला सन 70 से ये जप रही है और उनसे गड्ढे वो खुदवा करके जो है मनरेगा का तमगा लूटती। तो ये कभी भी हमारे जो गरीब और मजलूम कहे जाने वाले हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनका हितैषी ये कभी नहीं है, बस दिखावा पाखंड। तो लेकिन आज भी उसको विश्वास है कि यदि मैंने उनका और हालांकि सभी लोग भारतीय हैं और वो भी भारतीय हैं और इसी रूप में जाना चाहिए, लेकिन उसकी नज़रों में वो दलित हैं और जेएनपीसी ये सोचते हैं कि यदि इस दलित को बनाएंगे यानी इनको बनाएंगे तो कुछ न कुछ वोट मिलेगा। ये सारा कुछ बस इस बात पर इस भ्रम पर आधारित है कि अभी भी इनके दिमाग में जो बैठा हुआ भ्रम है कि ये दलित है, गैर दलित है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये इस जात का उस जात का, इसमें हमारी भारतीय अवाम अभी भी इनके इस हथकंडे का शिकार होने के लिए तैयार बैठी है। तो इसलिए जरूर इस बात का है कि हमारे जो है संपूर्ण भारतीय अवाम यानी जो है इन सारी गंदगी को छोड़ करके, सारी दीवारों को और सारी दीवारों को छोड़ करके और सारी जो है वो माने समाज विरोधी पहचान को छोड़ करके और इसी पहचान में आए कि सब लोग भारतीय हैं और चूंकि वो भारतीयता के एहसास के अभाव में ही इस तरह का वो हथकंडा वो कामयाब होता है कि दलित तो गैर दलित तो हिंदू मुस्लिम, ये चीज़। तो ये एपिसोड फिर लंबा होने जा रहा है। बताना था कि वो नेहरू यानी कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर में जो आतंकवाद की जो समस्या है, धारा 370 का धारा 35 को लेकर के इसकी जड़ में वो गद्दार नेहरू है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। तो कल के एपिसोड में बताया गया था कि ये गद्दार नेहरू जो है जो कश्मीर
जिसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया था, और इसलिए वो भारत का अभिन्न अंग या अविभाज्य अंग हो गया था भारत का। उसको जो है मैंने हमारी भारतीय सेना जो कि पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से खदेड़ रही थी, भगा रही थी, उस पर एक तरफा युद्ध विराम थोप दिया। और थोपने के बाद फिर इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया। बताइए, उस कश्मीर का जो कश्मीर हमारा जो है वो अभिन्न अंग है, उस मसले को ये गद्दार नेहरू वो ले जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। वो अंग्रेजों के दखल के लिए कि अंग्रेज आकर के इसमें या पश्चिमी देश या अमेरिका आकर इसमें दखल दे, इतना बड़ा गद्दार था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अध्याय में डलवाया जो कि दो देशों के बीच में वो दो देशों के बीच में उसको विवादास्पद माना जाए, डिस्प्यूटेड माना जाए। वो चैप्टर 6 अध्याय 6 में ये करवाया। इसके बाद संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से संवैधानिक छल करके संविधान में डलवाया। और ये धारा 3 माने स्पेशल स्टेटस के नाम पर, और धारा 370 और 35 से मिलाकर के ये व्यवस्था थी कि इसको स्पेशल एक विशेष दर्जा दे करके जम्मू कश्मीर को सारा संसाधन, सारा रुपया पैसा और जो है वो खर्च होगा भारत का, लेकिन भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा जम्मू कश्मीर पर। ये लब्बे लुबाब उसका मतलब था धारा 370 और 35 का। धारा 370 के विषय में ये था कि जब ये डलवाना था तो उसका एक चमचा था, नेहरू का एक चमचा था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला को बोला ये गद्दार नेहरू कि इसमें संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन हमारे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो उन्हीं के पास चले जाओ और वो इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो बाबा साहब ने जब इस प्रावधान को, धारा 370 के प्रावधान को देखा, तुरंत वो उतार गए और शेख अब्दुल्ला के मुंह पर ही बोला, ऐसे बोला, अच्छा तो तुम खाओगे यानी वो भारत का और गाओगे पाकिस्तान का। वो मुंह पर बोले और बोले कि मैं कदापि अपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकता। ये बोलते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, और उन्होंने मुंह पर बोल दिया इसके शेख अब्दुल्ला के। तो फिर ये शेख अब्दुल्ला गया उनके पास, गद्दार नेहरू के पास, और तो इसके बाद फिर जो है बगैर किसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, चाहे आपका पार्लियामेंट में, उसमें लाए बगैर सीधे जो संविधान में जोड़ा गया बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यानी राष्ट्रपति के आदेश से। और राष्ट्रपति के आदेश से जब वो डाला जाना था तो राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्होंने विरोध किया इसका, लेकिन उनके ऊपर भी ये दबाव डाला गद्दार नेहरू कि पहले आप वो दस्तखत करिए और इस पर हम बात जो है वो बाद में कर लेंगे। तो बगैर मैंने एक संवैधानिक छल के द्वारा जो है कि न तो जो है वो संसद में वो उसको लाया गया, न तो उस पर कोई बहस हुई, और न किसी जो है वो संवैधानिक वो न तो किसी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए उसको किया, सिर्फ वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा उसको जोड़ा गया।
और संविधान में कहीं दिखता भी नहीं है। अब पढ़िए तो बहुत बड़ा छल था स्पेशल स्टेटस देकर के। अब इस स्पेशल स्टेटस का दुरुपयोग ये हुआ कि और एक तो इसने जो है दिला दिया वो स्पेशल स्टेटस, फिर इसके बाद इसने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी गद्दारी की, यानी उस जम्मू कश्मीर को यानी भारत के संसाधन पर पलने वाला और भारत का कोई नियंत्रण ना हो उस पर जम्मू कश्मीर पर, तब जाकर वक्तव्य दे रहा है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। इतना खतरनाक बयान दिया इसने। अब समझ रहे हैं ना कि उसने वक्तव्य दिया कि कश्मीर भाग्य का फैसला कश्मीर के लोग, और सिर्फ यही जान करके कि कश्मीर में जो अवाम है उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की संख्या ज्यादा है। तो उसमें यानी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में ये घिनौनी सोच थी कि इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में उनको बरगलाया जा सकता है, उनको लुभाया जा सकता है, उनको भुलाया जा सकता है। तो उनको बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह करा करके वो कश्मीर जो कि वो कश्मीर जिसका कि विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था सन 1947 में ही, और भारत का अभिन्न अंग भी हो चुका था तभी से। और जिस कश्मीर को ये भारत और पाकिस्तान के बीच में यानी के बीच में विवादास्पद मुद्दा बनवाया इसने, इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जा करके, और आखिर में उसने इस तरह का वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह, यानी वो जन्म संग्रह मतलब प्लेबिसाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे। और सिर्फ यही सोच करके कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की संख्या ज़्यादा है और उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगला करके झुठला करके उनको पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह जो है वो ले लिया जाएगा और ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हो जाएगा। इसीलिए इसने वक्तव्य दिया और इसीलिए ये पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का जो है वो राजनीतिक बस यही भारत को कहता है कि आप अपने प्रधानमंत्री मंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को याद करिए, जो इतना देश विरोधी वक्तव्य जो देके गया था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और उसी की गद्दारी के कारण जो है ये जम्मू कश्मीर जो है आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग हो गया और पाकिस्तान का एक जो है उपनिवेश बन गया। और उन आतंकवादियों के इतने हौसले बढ़ गए कि मैंने करीब 25 से लेकर 30 हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या उन आतंकवादियों ने किया। और वही आतंकवादी जो कि इस गद्दार नेहरू के ही जो है मैंने वो मुर्गे थे। ये समझ लीजिए ना कि ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती और उसका बाप था कौन यानी मुफ्ती सईद करके था, जितने भी हैं ये गद्दार नेहरू की ही ब्रिगेड हैं, उन्हीं की सेना है ये सब।
तो इन समूहों ने पूरे कश्मीर में भारत विरोधी एक माहौल, भारत के ही खर्चे पर पलने वाला भारत विरोधी माहौल और पूरा वो इस्टेब्लिशमेंट इन समूहों ने बना दिया था। और उसी में आतंकवादियों का ये हाल हुआ कि कश्मीरी पंडितों को जो है 1990 के वो दशक में एक दिन 25 से 30 कश्मीरी पंडितों को की हत्या की गई। हत्या करके उनको आतंकित किया गया और उन 25 से 30 में काफ़ी महिलाएं थी, महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे। जब आतंकित वो कर लिए तब ये आतंकवादी यानी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ये वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे। ये अच्छा ये कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे इंडियंस। ये इंडियंस चूंकि अपने को वो पाकिस्तानी मानते थे ना, इसलिए वो कश्मीरी पंडितों को इंडियंस बोलते थे। तो क्या भाई ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद और अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को छोड़ के चले जाए, इतना अपमानजनक। लेकिन और तब हमारे वो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन जो है मजबूर होकर के उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा। और अपने ही देश में एक शरणार्थी रिफ्यूजी की ज़िंदगी वो मैंने वहाँ से निकल करके कश्मीर से निकल करके एक रिफ्यूजी और एक शरणार्थी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हुए। और कितने सालों से 90, अब आप सोच लीजिए 90 से मतलब आज से जो है 31 साल। तो यह देश के लिए बहुत वो शर्मनाक बात है। लेकिन इसके जड़ में कौन है? गद्दार नेहरू है। लेकिन बात किस पर होती है कि वो उसको हिंदू मुस्लिम इस पर और वो प्रकाश डाला जाएगा। और ये एपिसोड भी मैंने मजबूरी में लंबा हो गया। ये समझने की जरूरत है कि जिन समस्याओं की जड़ में नेहरू है, इसको सब हिंदू मुस्लिम डाल करके नेहरू के पाप को ढकने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।